बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात की और डिफरेंट कंसेप्ट्स जो उसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में बात की। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहला टेस्ट जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू व्हेन सैंपल साइजेस आर लार्ज। ठीक है, तो ये हमारा पहला टेस्ट है। अब हम इसी तरह अजीज़ तलबा चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें यहाँ पे बताता चलूँ कि माइनर सी चेंज के साथ पूरा टेस्ट जो है वो उसकी सारी जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने जो भी टेस्ट पढ़ना है तो उसके हेडिंग के ऊपर बड़ा गौर करना होगा कि हेडिंग से जब मैं बात करता हूँ तो इसी से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर भी आपको उसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करना होगा कि आपको कौन सी चीज़ और किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। और यहाँ पे हम म्यू की बात करेंगे, मीन की बात करेंगे, यानी मीन्स की टेस्टिंग करनी है। और व्हेन सैंपल साइजेस आर लार्ज, तो सैंपल साइजेस आर लार्ज की बात करता हूँ तो इससे मुराद क्या है कि n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। ठीक है, तो पहला टेस्ट हमारा है हाइपोथेसिस testing for parameter mu with large sample। तो जब मैं लार्ज सैंपल की बात करता हूँ इससे मुराद क्या है कि सैंपल जो है दैट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 30, सैंपल साइज इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। तो अब जैसा कि इसके हेडिंग से जाहिर हो रहा है कि वी आर गोइंग टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। तो देयर इज assumption that the population from which the sample is drawn should be normally distributed। ठीक है, और अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो तो भी हम यही टेस्ट यूज़ करेंगे जो मैं प्रोसीजर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जब जारी बात है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं इससे मुराद क्या है, we say something about the population parameter on the basis of informations contained in the sample। तो हम करते क्या है कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन से एक सैंपल साइज n ड्रा करते हैं। ठीक है, और उस पॉपुलेशन जिसमें से हमने सैंपल ड्रा किया है उसका मीन जो है वो म्यू है और उसका वेरिएंस क्या है, सिग्मा है। तो ये हमारी असम्पशन है। क्या है जी, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी ड्रॉ अ सैंपल इज normally distributed with mean mu and variance sigma square। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ठीक है, और सैंपल साइजेस क्या है, लार्ज है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व में वेरियस स्टेप्स लिखूंगा। स्टेप्स इन्वॉल्व में क्या है जी, पहला स्टेप्स कौन सा है कि वी स्टेट आवर हाइपोथेसिस। as because we are testing about the population parameter mu, तो mu is equal to mu naught। ये mu naught कोई असाइंड वैल्यू है। ठीक है, जैसा कि मैं कहूँ कि ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की हाइट जो है 5 फुट 6 इंच है।
ठीक है। अब इस थ्योरी को मैंने टेस्ट करना है, तो 5 फुट 6 इंच जो है 5.6 इंचेस यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू होगी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रोटीन लेवल इज 7.25, तो 7.25 से मुराद क्या है, म्यू नॉट, ये उसको डिनोट कर रहा है। तो ये जनरल वैल्यू लिख रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये जनरल स्टेप्स हैं फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन म्यू। पॉपुलेशन मीन म्यू के बारे में हमने टेस्टिंग करनी है। ज़हन में रखें कि हमेशा पैरामीटर्स की टेस्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर हमेशा क्या यूज़ होते हैं, पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या होता है, आपको पता है कि पैरामीटर्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉपुलेशन से लिए जाएं, जैसे मीन, म्यू, सिग्मा, इसी तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पी एटसेट्रा। तो ये क्वांटिटी जब पॉपुलेशन डाटा से निकाली जाती हैं, इनको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, दिस इज अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ जी कि आपने हाइपोथेसिस डिफाइन किया। अब ज़ाहिर बात है इसका अल्टरनेटिव भी होगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर ये साइन नॉट इक्वल होगा तो इससे मुराद क्या होगा कि टू टेल टेस्ट है। अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी और भी तो हो सकती है कि हमारा एच नॉट ये बने, H1 ये बने, सपोज म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो ये कौन सा टेस्ट होगा, लेफ्ट टेल टेस्ट, यानी वन टेल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये भी तो बन सकता है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो राइट टेल ठीक है जी। तो ये चीज एक ज़हन में रखनी है आपने कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कभी इक्वालिटी साइन नहीं लाना। इक्वालिटी साइन हमेशा एच नॉट के अंदर आएगा, नल हाइपोथेसिस के अंदर आएगा। नल हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। तो अब आपने देख लिया कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में टू टेल में जब नॉट इक्वल हो तो टू टेल टेस्ट है, जब लेस है तो लेफ्ट टेल टेस्ट है, जब ग्रेटर है तो राइट टेल टेस्ट है। जी ये था हमारा पहला स्टेप, बिकॉज वी आर टेस्टिंग द अबाउट द मीन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू, इसीलिए यहाँ पर म्यू की बात हो रही है। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शन की बात होती तो यहाँ म्यू की जगह पी आ जाता और पी इज इक्वल टू पी नॉट, सम प्रोपोर्शन की अगर हम टेस्टिंग कर रहे होते। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो टेस्ट आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्या है जी, जी यस, स्टेप नंबर 2 इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज और डिफाइन, ठीक है, चूज, गिवन और चूज कर लें इसको, गिवन और चूज। अच्छा, दोनों में से कोई एक चीज होगी, ये मैंने बीच में आर कर दिया, स्लैश डाल दिया। इससे मुराद क्या, अगर आपको गिवन होगा तो आप लिखेंगे गिवन अल्फा इज इक्वल टू दिस। अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आप लिखेंगे वी चूज अल्फा इज इक्वल टू दिस। चूज अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दैट इज अल्फा, ठीक है। तो नॉर्मली वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 5%, यूजुअली वी टेक अल्फा 5%। जी स्टेप नंबर 3 में क्या है, द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज, यहां पर हम डिफाइन द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। तो कौन सी है जी, द टेस्ट तो अब आप देखें, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम कौन सी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने ये जो पॉपुलेशन थी जिसमें से सैंपल ड्रा किया गया वो नॉर्मल थी। अगर वो नॉर्मल ना भी होती, चूँकि सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 या तो कोई भी पॉपुलेशन हो
ठीक है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। यानी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम कौन से यूज करेंगे, ये वाली टेस्ट z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n विच फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1। तो अजीज तलबा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात की थी। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका मीन 0 हो और वेरिएंस क्या हो, 1 हो। तो ये जो z है बेसिकली x बार है, ये x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो ये है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो हम यूज करेंगे व्हेन वी आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट मीन। अच्छा, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो लिखी गई है विच अंडर h नॉट, तो यहाँ पर एक वर्ड का इजाफा कर लें अंडर h नॉट। ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या सकता हूं, विच अंडर h नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो अब आपको समझ आएगी कि इक्वलिटी साइन जो है वो क्यों जरूरी है h नॉट के अंदर। इसलिए कि कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिक जब हम लिखते हैं तो वो अंडर h नॉट होती है, और अंडर h नॉट में अगर हम एज्यूम करते हैं कि h नॉट क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि h नॉट ट्रू है। जब ट्रू होगा तो इक्वलिटी साइन आएगा, तो ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो यहाँ मैं म्यू नॉट भी लिख सकता हूँ इस जगह पे, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू लिख दें या म्यू नॉट लिख दें, इट्स द सेम थिंग। और ये वैसे भी मैं अंडर h नॉट लिख रहा हूँ, तो h नॉट में हमने एज्यूम किया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है। तो कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो अंडर h नॉट लिखी जाती है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है जी, कंप्यूटेशन। स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन। जी, स्टेप नंबर 4 में क्या है, कंप्यूटेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम x बार की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू, सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, व्हाट इज n, n इज अ सैंपल साइज। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं इस टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर और z की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये z हमारा पहला टेस्ट है, z टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। ये टेस्ट इन द हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन लार्ज सैंपल्स व्हेन सिग्मा इज नोन और अननोन। लेकिन सैंपल क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर आप तो सिग्मा अननोन हो, ये सिग्मा जो है अननोन हो, सपोज, तो वी कैन यूज S। ठीक है, वी कैन यूज सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन, वी कैन यूज S। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन, वी कैन यूज सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। S इज सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, x बार माइनस म्यू नॉट ओवर s ओवर अंडर रूट n। ठीक है, क्यों कि सैंपल इज ग्रेटर देन 30 है। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो हम वी कैन यूज sample standard deviation in place of sigma because sigma is unknown. If it is known, always use sigma. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज थी। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन था। स्टेप नंबर 5 क्या है, क्रिटिकल रीजन। तो अब आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो इसका मतलब ये है कि टू टेल टेस्ट है,
तो टू टेल चलिए ये है वैल्यू हमारे पास, एंड अल्फा बाई 2 इस तरफ है, ये एरिया अल्फा बाई 2 के बराबर है, और अल्फा बाई 2 इस तरफ है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फा, ये एक्सेप्टेंस रीजन हमारा। अब आप ये बताएं, अगर टू टेल टेस्ट है, इससे मुराद क्या है कि दोनों टेल्स के ऊपर एरिया क्या है, इक्वली डिवाइड हो चुका है। अच्छा, और अगर वन टेल टेस्ट है, अगर आपका यहां पे म्यू होता है, जी, तो अब अदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेस है, तो लेस है तो लेफ्ट टेल आएगा। तो अब सारे का सारा अल्फा जो है वो इस तरफ चला गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से इस तरफ आ गया, ये सारा अल्फा है, ठीक है। और आपका अल्टरनेटिव यहां पे क्या था, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। और अगर ये अल्फा, और ये उस सूरत में है अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो ये इट मींस ये जो 3D टर्जन हम बनाते हैं ये डिपेंड करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल वाला है तो यहाँ पर 3D टर्जन भी टू टेल बनेगा। अब आप ये ध्यान में रखें कि ये जो वैल्यू है ये इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। अब मैंने इससे पहले शायद आपको इसका कंसेप्ट नहीं दिया, तो ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं जी अल्फा बाई 2 माइनस के साथ, यहाँ पर जीरो होता है, जी की वैल्यू सेंटर में जीरो होती है, और इस तरफ जी की वैल्यू जी अल्फा बाई 2, ये जो मैंने क्रॉस किया पॉइंट इसकी बात कर रहा हूँ, सेंटर मीन इस पॉइंट के ऊपर ये जो है यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप देखें कि वी रिजेक्ट एच नॉट, ये हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल रीजन है, तो वी रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज लेस देन, ये z कैलकुलेटेड होगा जो हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया हुआ है, z माइनस जी अल्फा बाई 2 और z इज ग्रेटर देन जी अल्फा बाई 2, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट के लिए जी कैलकुलेटेड, मैं यहाँ पे सी डाल रहा हूँ उसके लिए सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ से जो कैलकुलेट हो रहा है उस जी को कंपेयर करना है आपने। ये बेसिकली जी अल्फा बाई 2, दिस इज अ टेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये रिवर्स यूज ऑफ टेबल से हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल जो टेबल है कोई भी बुक आप उठा के देख लें, उसका जो पहला टेबल होता है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के बारे में बात होती है वहाँ पर। तो कोई भी आप टेबल उठा के देख लें, उसमें जो पहला टेबल होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात होती है उसमें, उसको देख सकते हैं आप। और ये वैल्यूज़ क्या होंगी अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, या मैं इसके इसी स्टेप नंबर 6 के बाद नेक्स्ट स्लाइड उसके ऊपर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास अगर अल्फ़ा जो है वो 5% हो तो ये जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसी तरह जी प्लस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये तो रिजेक्शन का तरीका है। अच्छा, वही रिजेक्ट के बाद इसके अलावा वन टेलर रो, रिजेक्ट एच नॉट इफ, अगर ये लेफ्ट टेल है तो इसका रीजन भी लेफ्ट पे होना चाहिए, जी इज लेस देन माइनस, जब लेस का निशान लगाना है तो साथ अल्फा। ये आप जहन में रखें कि जब लेफ्ट टेल होगा तो जी इज लेस देन माइनस जेड अल्फा, यानी ये जो वैल्यू होगी
ये वैल्यू कहलाएगी माइनस जी अल्फा, ये वाली। तो इसको हमने टेबल से निकालना है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये वैल्यू। इसी तरह रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज ग्रेटर देन z अल्फा, यानी रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज ग्रेटर देन z अल्फा। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये z अल्फा चलाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आपने इसमें से जो चीज़ नोट की वो ये थी कि 2 टेल टेस्ट के लिए क्या क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं और 1 टेल टेस्ट के लिए क्या होती हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 6 है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये है कि अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाए, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है, दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन। इसी तरह ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये इसका एक्सेप्टेंस रीजन है 2 टेल के लिए। अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाए तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अगर वो इससे बाहर चली जाए, क्रिटिकल रीजन से बाहर चली, एक्सेप्टेंस रीजन से बाहर चली जाए, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। यानी इफ द कंप्यूटेड value of z lies in the acceptance region, the null hypothesis is accepted. Otherwise it is rejected. ठीक है, अगर कंप्यूटेड वैल्यू जो है जी की वो इस एरिया में आ जाए तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाए तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, और उससे बाहर चला जाए, इस पॉइंट से बाहर चला जाए, राइट को या लेफ्ट को। जब 2 टेल टेस्ट होगा तो राइट और लेफ्ट दोनों में देखा जाएगा। जब लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो सिर्फ लेफ्ट टेल पे देखा जाएगा। इसी तरह जब क्या कहते हैं उसको, राइट टेल टेस्ट होगा तो इस राइट टेल पे देखा जाएगा। अच्छा अजीज तलबा, अब मैं आपको सिर्फ स्टेप नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर हमें सपोज अल्फ़ा दिया हुआ 5%, तो ये मैं दोबारा इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा, शायद आगे ही हम इस चीज़ को एक्सप्लेन इतना ना करें, यहाँ पर मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। स्टेप नंबर 5 कि 3D रीजन क्या होगा अगर अल्फ़ा क्या हो, 0.05% हो, और 2 टेल में क्या होगा और 1 टेल में क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ तो आपने क्लियर है कि 2 टेल टेस्ट के अंदर अल्फ़ा जो है वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है, तो α/2 इस तरफ है और α/2 इस तरफ है, और ये जो पोर्शन है ये ले। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में जो वैल्यूज़ हैं इसी के ये बेसिकली जो x एक्सिस वाली लाइन है ये x बार की वैल्यूज को शो कर रहा है। ठीक है, x बार, और ये जो इसी के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रा करें तो ये इसके पैरेलल z भी चल रहा है। ठीक है, x बार जो है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विद मीन म्यू, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो x बार इज normally distributed with mean mu and variance sigma square over n, whereas z is normally distributed
विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ठीक है, तो एक्स बार जो है ये 8 लाइन ये शो होता रहा है, इसी के पैरेलल देखिए ना एक्स बार है, उसके पैरेलल हम जी की भी निकाल सकते हैं ना। एक्स बार की टू वैल्यू है तो उसके जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो यहाँ पर इस जगह पर जी की वैल्यू 0 होती है, इसके इस साइड पे माइनस में आएंगी और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। अब हमने ये थ्योरेटिकल वैल्यूज निकालनी है, बेसिकली ये वो पॉइंट है। अगर अल्फा क्या हो, इफ अल्फा इज इक्वल टू 5%, यानी कि 0.05 हो, तो कहता है कि क्रिटिकल वैल्यूज निकालो। अब आप इस चीज़ को सीखने के लिए इस स्लाइड पर देख रहे हैं कि अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई हो 0.05, तो क्रिटिकल वैल्यू आप कैसे निकालते हो। यानी क्रिटिकल वैल्यू की जब मैं बात करता हूं उससे मुराद ये वो वैल्यू है, ये ठीक है। यहाँ पे 2 टेल टेस्ट है, अल्टरनेटिव ये है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो इसीलिए दोनों टेल्स पे डिवाइड हुआ, अल्फा बाई 2 इस तरफ, अल्फा बाई 2 उस तरफ, कर्व के सेंटर से। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये वैल्यू कैसे आएगी। अगर मैं अल्फा बाई 2 इस तरफ कहता हूं, इससे मुराद क्या है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो 0.025 ये बचता है, और ये अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, 0.025। और यू नो दैट कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, हमें पता है। और आपको ये भी पता है, यानी इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी है ना, एरिया कहूँ या प्रोबेबिलिटी कहूँ, इसका मतलब सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। अच्छा, अगर टोटल 1 है, अब ये बताएं कि 1 में से अब मैंने ये पॉइंट देखना है, तो एरिया टेबल जो है, रिवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल, बात और से सुने, रिवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल से हमने इसको यूज करना है। तो हमें कौन सा इस पॉइंट को देखने के लिए 0 पॉइंट, तो एरिया टेबल जो होता है हमेशा लेस एंड इक्वल की वैल्यू देता है, एरिया टेबल हमेशा लेस एंड इक्वल की वैल्यू देता है। तो इस पॉइंट को देखने के लिए आपने एरिया टेबल में 0.025 को तलाश करें, ठीक है, और उसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड पर जी में देखें कि कौन सी वैल्यू है, और उसी के ऊपर आप देखें क्या वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके वैल्यू बताएं। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू बनती है 1.96। तो एरिया टेबल के अंदर आपने 0.0 जहन में रखें, जो एरिया टेबल आप यूज करेंगे दैट शुड बी -∞ टू +∞, ठीक है। उसकी वैल्यूज जो दी हुई होंगी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के नाम से एरिया टेबल दिया होगा, उसमें वैल्यूज जो दी होंगी वो -∞ से +∞ तक जो एरिया टेबल है उसको आपने यूज करना है। अब उसमें आपने 0.025 को तलाश करें, और तलाश करने के बाद देखें कि लेफ्ट साइड पर सपोज अब मैं इस वैल्यू को एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये जो एरिया टेबल में मैंने तलाश किया, तो ये जो 0.025 मुझे वैल्यू मिली। तो अब आप एरिया टेबल में जब देखेंगे तो यहाँ पर जी दिया होगा, यहाँ पे मे बी ये शुरू हो रहा है, उसके बाद -∞ से शुरू होता है और +∞ तक जाता है टेबल जी। तो सेंटर में 0 होगा, और 0 से इस तरफ 1.0 -1.0, ठीक है, -1.1 एंड सो ऑन। इस तरफ पॉजिटिव साइन के साथ होगा 1.0 1.1 एंड अप टिल जाएगा या इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर 0.00 0.001 0.002 इसी तरह 0.03 एंड 0.04 0.05 एंड 0.06 एंड सो ऑन। तो ये आगे जाएगा 0.9 तक जाएगा, 0.98 समथिंग जाता है, 0.9990 सपोज यहाँ तक जा रहा है। तो अब आप अगर इसको देखें तो 0.025 जो आपको मिलेगा, इसको मैं रेस कर देता हूँ,
तो 0.025 यहाँ पे कहीं पड़ा होगा -1.96, तो -1.96 1.9, ये माइनस यहाँ पे -1.9 इधर होगा और यहाँ पर ये करीब पड़ा 0.025। ये एरिया टेबल में आप देखेंगे तो इस तरह का एरिया टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का एरिया टेबल SNV, ये आपने देखना है। अब आप रिवर्स यूज आप कीजिए, आप समझ लें टेबल आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है अंदर, तो आपने उसमें से 0.025 तलाश किया। तलाश करने के बाद इसके लेफ्ट साइड पे देखी वैल्यू क्या आई, इसी के कॉलम में, इसी रो में, तो -1.96 आई। तो माइनस तो फिलहाल आप इग्नोर करें और इसके ऊपर देखें कौन सी वैल्यू है 0, तो अब आप लिखे 1.90 लेफ्ट साइड से आई और ऊपर से आई 0.06, दोनों को ऐड करें तो ये आती है 1.96। ठीक है, अब चूंकि इस एरिया में इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू 0 होती है तो लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव होती है, इसके साथ आपने नेगेटिव का साइन लगा के सिर्फ रख दिया। अब आप देखिए अजीज तलबा, अगर आपने इस पॉइंट को देखना है ये वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, तो इसको देखने के लिए आपको पता है कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1 और 1 में से ये 0.025 निकालें तो ये सारा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो दैट विल बिकम 0.975। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0.975। आप इसको 1 में से माइनस करें, 1 माइनस 0.025 तो आपकी वैल्यू आती है 0.975। अब आपने इस पॉइंट को देखने के लिए 0.975 को एरिया टेबल में देखना है। तो जब आप एरिया टेबल में इसको देखोगे तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर ये वैल्यू आती है 1.9 और उसके ऊपर आ रही है वैल्यू। अब आप देखिए इसके इस साइड पर वैल्यू क्या है 1.9 और ऊपर क्या है 1.06, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी वैल्यू वही आती है 1.96 बट विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो नेगेटिव साइन है और जब 1.96 राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन है। तो एरिया टेबल आपने वो सिलेक्ट करना है जो -इन्फिनिटी से दैट पॉइंट एरिया दे। ठीक है, यानी एरिया जो दे वो -इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यूं आई कैन राइट दिस -इन्फिनिटी टू दैट। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन z, ये एरिया हमेशा देती है। प्रोबेबिलिटी मीन एरिया, तो ये शेडेड एरिया जो है वो ये बात कर रहा है इसकी बात। ठीक है, तो एरिया टेबल हमेशा लेफ्ट से ऑनवर्ड -इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एरिया देता है। अब जब मैं इस पॉइंट को लेना चाह रहा था तो -इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मैं आया, तो एरिया टेबल जब भी देखना है तो वो एरिया टेबल लेना है जो -इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक, पर्टिकुलर पॉइंट तक एरिया दे। तो अब आप देखें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इफ अगर हमारे पास ये 1 टेल होता, यही टेस्ट है, और 1 टेल हो तो फिर क्या करना है, यानी अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो, 1 टेल हो, और मैं अब राइट टेल ले लेता हूं, इसलिए जरा इसको थोड़ा सा 1 टेल में वैल्यू आसानी से आ जाती है लेफ्ट वाली, राइट टेल में ज़रा थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है। यहाँ पर सेंटर में म्यू होता है और यहाँ पर z की वैल्यू क्या होती है 0, और हमें ये z अल्फ़ा चाहिए। अब जहन में रखें, जब 1 टेल होगा तो अल्फ़ा होगा, जब 2 टेल होगा तो अल्फ़ा बाई 2। ये सबस्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ z अल्फ़ा, इससे मुराद क्या है कि ये वाली वैल्यू जिसको मैंने सर्कल किया है, ये कौन सा वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने तलाश करना है। अब आप देखिए कि अल्फा जो है वो दैट इज बेसिकली 0.05। ठीक है, अल्फा इज 0.05
5। इससे मुराद ये है कि ये जो एरिया है या ये प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, तो 1 में से 0.05 को अगर आप माइनस करें तो पीछे क्या बचता है, तो 0.95। तो ये सारा जो एरिया है इट विल बिकम 0.95। ठीक है, ये सारा एरिया किसके इक्वल है, जो प्लेन पड़ा हुआ है ये किसके बराबर है, 0.95। अब आपने इस पॉइंट को देखने के लिए एरिया टेबल में 0.95 को तलाश करना है, बिकॉज एरिया टेबल हमेशा उस पॉइंट से लेस की प्रोबेबिलिटी देता है। प्रोबेबिलिटी दैट, ये मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन सम z। ये सम पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल z। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू क्या है वो हमने तलाश करनी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है जिससे इस तरफ, तो ये 1.96 आएगा ना, यानी अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो प्रोबेबिलिटी दैट, अब मैं इसको एक मिनट, 1.96 नहीं आएगा, सम अदर वैल्यू विल कम। और यहाँ पे देखिए एरिया टेबल से हम देखते हैं नहीं कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपने 0.95 को एरिया टेबल में तलाश करें, जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं सेंटर में, उस टेबल के सेंटर में 0.95 को तलाश करें। तो जब आप सेंटर में 0.95 को तलाश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी अगेंस्ट वैल्यू आती है 1.645। 1.645, तो ये जो वैल्यू आती है इसकी, दिस इज इक्वल टू 1.645। बेसिकली ये 1.65 आती है, लेकिन चूंकि हमने विद इंटरपोलेशन इस एग्जैक्ट वैल्यू निकाली हुई है, आपको हो सकता है कि 0.95 ना मिले, तो मे भी अगर नहीं मिलता तो इट शुड बी 0.949। अगर ये मिल जाए तो दैट्स आल्सो इक्वल टू 0.95। ठीक है, तो ये जो 4 है ये 9:5 बना रहा है, समझ रहे बात को। तो आपने 0.9 ये नहीं उठाना, 0.9505 हो सकता है ये वैल्यू भी आपको वहाँ एरिया टेबल में मिले, इसको नहीं उठाना। अगर आपके पास ये वैल्यू है तो इसको आप उठाएं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.95। तो जब इसके अगेंस्ट आपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 1.6, और आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे 0.05 होगा, दोनों को ऐड करें तो 1.65 बन जाता है। तो दैट्स ओके, 1.65 अगर आप लिखना चाहते हैं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.65। तो ये आपने वैल्यू निकाल दी 1.65। अब इस एरिया टेबल को मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या था, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो अब 3D का रीजन क्या बनेगा इसके अगेंस्ट, 3D का रीजन, तो 3D का रीजन क्या बनेगा जी, z इज ग्रेटर देन z अल्फा, यही था ना z अल्फा। तो अब हमने इस z अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, क्या, 1.645। तो मैं लिख सकता हूँ z इज ग्रेटर देन 1.645 या 1.65, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, इससे मुराद क्या है, रिजेक्ट h नॉट इफ z इज ग्रेटर देन 1.645। z कैलकुलेटेड है ये वाला, तो आपने z कैलकुलेटेड को देखना है। अगर वो 1.645 से बड़ा है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर इससे छोटा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इससे मुराद ये है कि 1.645 या 1.65 ये वैल्यू है। अब आपने जब z कैलकुलेट किया वो आती है 1.96 आती है सपोज वैल्यू। तो 1.96 जो है वो इस जगह पे कहीं लाई करेगा, आगे चला जाता है। तो दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज 3D का रीजन या रिजेक्शन रीजन, और दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, तो जब वो वहां चला जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा रिजेक्शन रीजन में, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू कैलकुलेटेड आ जाती है z इज इक्वल टू 1.50, तो 1.50 जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाती है वैल्यू। अगर यहाँ पर आ गई तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है इस बारे में जी। इसके अलावा आप, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो BJ शर्मा की बुक है, JK शर्मा की बुक है, इसका पेज नंबर 333, इसके ऊपर ये टेबल बनाया हुआ है, ये क्रिटिकल वैल्यूज निकाली हुई हैं उसने। अभी हमने आपको तरीका बताया हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है,
वन टेल के लिए भी बता दिया, टू टेल के लिए भी बता दिया। आप अगर चाहें तो इन वैल्यूज़ तो याद भी रख सकते हैं। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस, कि आपके पास इतना टाइम वहाँ पे नहीं होता एग्जाम में कि आप इन वैल्यूज़ को निकालना शुरू कर दें। आपको पता होना चाहिए कि अगर वन टेल टेस्ट है, ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ वैल्यूज़ कि अगर वन टेल है, अगर अल्फ़ा जो है, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 हो तो z इज़ लेस दैन -1.96 और z इज़ ग्रेटर देन 1.96। ये आप दो वैल्यूज याद कर लें, ठीक है। ये वन टेल के, टू टेल के लिए, ठीक है। और अल्फा अगर यही है और वन टेल है और लेफ्ट टेल है तो z इज़ लेस देन -1.645, ठीक है। अगर आपका अल्टरनेटिव क्या है, यहाँ पर अल्टरनेटिव क्या है, h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पर h1 क्या है, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, यानी वन टेल, ठीक है। और लेफ्ट टेल है, लेफ्ट वाली। और इसी तरह z इज ग्रेटर देन 1.645, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये मैंने वैसे इजाफी साथ लिख दिया। आपको याद जो चीज़ करनी है वो ये है कि ये वैल्यूज़ याद करनी है, क्रिटिकल वैल्यूज़, कि कौन सी वैल्यूज़ हैं। अगर अल्फ़ा 0.05% हो तो टू टेल के लिए 1.96 को आप देख लें, और वन टेल के लिए क्या है, ये वाली वैल्यूज़ 1.645 पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ। अब आप देखें, अगर अल्फ़ा जो हो वो 0.01 हो तो फिर z की वैल्यू क्रिटिकल रीजन क्या होगा, z इज लेस देन, तो यह आएगा -2.58 और z इज ग्रेटर देन पॉजिटिव साइन के बाद 2.58। ये टू टेल के लिए, टू टेल, और वन टेल के लिए क्या होगा, z इज लेस देन -2.33, इसी तरह z इज ग्रेटर देन 2.33। ये वन टेल्ड टेस्ट उसके लिए, ठीक है। और 1% नॉर्मली हम दे देते हैं, 5% दे देते हैं, वो वैल्यूज़ आप रिटेन कर लें। बस ये दो मेन जो अल्फाज हैं मैंने उसको लिख दिया। आप इसके अलावा टेबल भी देख सकते हैं, पेज नंबर 3 पर J.K. शर्मा जो है, शर्मा की बुक में। तो उसमें ये पूरे टेबल के ऊपर 10% के ऊपर भी दिया हुआ है, उसके अलावा 5% के अलावा 10%, उसके बाद 15% पे भी दिया हुआ है, और 0.05 अगर अल्फ़ा हो, 0.005 हो तब दिया हुआ, 0.01, 0.0 और 0.10 पे भी दिया हुआ, यानी 10% पे भी दिया हुआ, तो उसकी वैल्यूज़ भी देख ले। लेकिन मोस्टली जो हम याद करते हैं अल्फ़ा चूँकि लेते हैं 5%, तो ये दो वैल्यूज़ याद कर लें। टू टेल टेस्ट के लिए क्या वैल्यूज़ है, -1.96 और +1.96, और वन टेल के लिए क्या है, 1.645। तो अजीज़ तलबा, अब आपने स्टेप्स तमाम स्टेप्स जो थे वो सीख लिए। अब हम एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। दैट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन इज दैट द मीन लाइफ टाइम of a sample of 400 light bulbs produced by a company is found to
to be 1600 hours. ठीक है. The mean lifetime of a sample of 400 light bulbs produced by company is found to be 400 hours with a standard deviation of 150 hours. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 400 है और x बार की वैल्यू क्या है, मीन उसका ये था तो 1600 है और उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन जो है s जो है दैट इज 150 आवर्स. तो हमें क्या बोलता है वो नेक्स्ट, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट that the mean life of bulbs produced is higher than the mean life of 1570 hours at अल्फा इज इक्वल टू 0.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो ये आई क्वेश्चन था. अब आप देखें कि इसमें टेस्टिंग का है तो मीन की टेस्टिंग की है तो मीन की बात की है. तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिख लें गिवन दैट में थोड़ा आसानी हो जाती है कि हमें क्वेश्चन कैसे चलना है. लेके इसको n इज इक्वल टू 400 है, लार्ज है. उसके बाद x बार दिस इज इक्वल टू 1600. इस हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि x बार है, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सैंपल एंड देन द नेक्स्ट सेंटेंस बिकेम दैट द इट्स मीन फाउंड टू बी स्टार्ट ही मीन कह दिया ना उसने. 400 सैंपल था, उसका मीन ये है. इसका मतलब ये है कि ये सैंपल का मीन है x बार है. और स्टैंडर्ड डिवीजन साथ उसने कह दी s इज इक्वल टू 150 आवर्स. ठीक है. और h नॉट कहता है हाइपोथेसिस टेस्ट करो that the mean life of bulbs produced in a is higher than the mean life of 1570. तो पहला स्टेप क्या हमारे पास, we state our hypothesis. तो h नॉट क्या बनेगा. अब आप देखें कि म्यू हायर की बात की है तो म्यू इज ग्रेटर देन 570. क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वलिटी साइन आ रहा होता तो इसको मैं एच नॉट में लिखता. अब इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा तो मैंने इसको H1 में लिख दिया. ठीक है. अगर यहाँ कहता टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ ऑफ द बल्ब इज 1570 तो मैंने डायरेक्ट H नॉट लिख देना था. H नॉट म्यू इज इक्वल टू 1570. ठीक है. म्यू क्यों लिया, बिकॉज मीन्स की बात हो रही है. ठीक है. आज नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे तभी प्रपोर्शन आएगी तो वहाँ पे हम पी ले लेंगे. और वी आर टेस्टिंग अबाउट द पैरामीटर्स और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, म्यू. तो H1 क्या हो जाएगा, इसका ऑल्टरनेटिव आप लिख लें. इससे हट के क्या बन सकता है जी, तो इज लेस एंड इक्वल टू 1570. खाली इक्वल साइन भी लगा दे तो भी चल जाएगा. तो ये राइट टेल टेस्ट है. विकास डायरेक्टर की बात हो रही है. तो ये वो पहला स्टेप था जो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया. अदर यही क्वेश्चन होता कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ ऑफ द बल्ब इज 1570, अगर हायर का वर्ड ना यूज़ किया होता तो ये टू टेल टेस्ट बन जाता. हम सिर्फ लिख देते H नॉट म्यू इज इक्वल टू 1570 और H1 क्या होता, म्यू इज नॉट इक्वल टू 1570.
ठीक है, तो वो टू टेल टेस्ट बनता। अब यहाँ पे वर्ड हायर आ गया। अब ये आपको विद एक्सपीरियंस आएगा, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिफरेंट बुक्स में से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन अगर हम इसमें वन टेल है या टू टेल है या इसमें राइट टेल है लेफ्ट टेल है, इस तरह कंसेप्ट और कौन सा हाइपोथेसिस है, ये विद एक्सपीरियंस आपको आएगा। ठीक है, अब वर्ड कैसे पता चले जाए, तभी बेटर का वर्ड यूज किया होगा, कभी मोर देन, कभी लेस देन, कभी इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब ये वर्ड करे इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इससे मुराद ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, इज देयर हायर, लेस और मोर, इस तरह के वर्ड यूज करता है तो इट मीन्स कि ये वन टेल टेस्ट होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे वन टेल और टू टेल में गलती कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है जी, स्टेप नंबर 2 में क्या आता है, लेवल अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लिख लें गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.01। अब आपको जरूरत नहीं लेने की। स्टेप नंबर 3 में क्या है, द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज द टेस्ट स्टेटिस्टिक the test statistics to be used is z test लगेगा। तो x बार माइनस म्यू ओवर चूंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन है और सैंपल साइज बड़ा है। ठीक है, और साथ लिख दें विच अंडर एच नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, विच अंडर एच नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉलो करता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज में है और उसमें यह है कि अगर आपकी पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल ड्रा किया गया हो वो नॉर्मल हो तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी इज आल्सो नॉर्मल। ठीक है, एक इसमें बात। और दूसरी ये था कि यहाँ पे सिग्मा चूंकि अननोन है तो हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन चूंकि अननोन है तो हमने वहाँ पर सैंपल की यूज डाल ली। लेकिन जहन में रखें कि सैंपल साइज चूंकि एन इज लार्जर, इसलिए हमने यहाँ पर एस को यूज डाल लिया। अगर एन छोटा होता तो फिर ये टेस्ट स्टेटिस्टिक बदल जाती। आप नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि एन जब छोटा हो तो टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सी लगती है। तो स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन। जी, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें और इसमें जी में से निकालें। एक्स बार की वैल्यू क्या थी, 1600 था। म्यू क्या था, म्यू नॉट की वैल्यू 1570 था और डिवाइडेड बाई एस 150 और अंडर रूट एन 400। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आया 30/77.5। तो दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये z कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास आ गई, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 जो है, चूंकि अल्फा वो 0.01 है और आपका लेफ्ट टेल है राइट टेल है, तो ये राइट टेल है। तो यहां पर भी 3D कंडीशन क्या होगा, जी रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज ग्रेटर देन z अल्फा। ये तो मैंने जनरल स्टेप लिख दिया। अब मैंने उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा, ये तो जनरल थ्योरी थी जो लिख दी। अब नेक्स्ट क्या, z इज ग्रेटर देन, तो z अल्फा, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू z 0.01, यही है ना अल्फा की वैल्यू। ये चीज़ इसके बराबर लिख दी। अब ये z 0.01 ये टेबल वैल्यू है। अगर अल्फा इतना हो तो हमें पता है कि मैंने लास्ट में आपको बताया था पेज 233 के ऊपर भी वैल्यूज दी हुई हैं। तो आई थिंक ये वैल्यू दिस शुड बी 2.33। इस टेबल को आप याद कर लें। अगर आपको वैल्यू निकालनी आती है तो दी बेस्ट है,
अब ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू बेसिकली आई है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन फिर कर देता हूँ। जो लास्ट स्लाइड में हमने जिसको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो थी ये एरिया स्टम 0.01 है। तो आपने 1 में से 0.01 तो माइनस किया तो 0.99 आया। अब आपने इस पॉइंट को देखने के लिए इसको नहीं देखते, 0.99 को देखते हैं। 0.99 को एरिया टेबल में देखा तो लेफ्ट साइड पर 2.3 आया और ऊपर से जो था वो 2.3 आया और ऊपर से जो है 0.03 आई, दोनों को ऐड किया तो 2.33, तो ये वो वैल्यू है 2.33। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई वैल्यू 2.33 से बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी ये चीज़ ये बता रही है कि वी रिजेक्ट एच नॉट इफ द जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन 2.33। अब आप स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन बता दें। चूंकि 4 जो है वो बड़ा है और ये 2.3 है, तो 4 कहीं इससे बाद आगे लाई करेगा, इस पॉइंट पर कहीं लाई करेगा। तो लिखते हैं सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z is equal to 4 lies in the critical region, therefore we reject H naught and conclude that अब वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई थी, that the mean life of bulbs produced is higher than the mean life of bulbs produced is greater than 15,070, and conclude that the mean life of bulbs is greater than 1570 आवर्स। ठीक है, तो अब आपने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इसमें आपने देखा कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दावा था कि जी मीन लाइफ ऑफ बल्ब जो कंपनी प्रोड्यूस करती है दे आर मोर देन 1570 आवर्स। अब इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हमने 400 बल्ब्स को टेस्ट किया और उनकी एवरेज जो थी वो 1600 आवर्स थी। उसका स्टैंडर्ड डिवीजन जो था 150 आवर्स था। हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, इस सैंपल की इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पूरी पॉपुलेशन में जो माल तैयार हो रहा है फैक्ट्री में, उसके बारे में हमने फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग कर दी और हमने इस थ्योरी का एक्सेप्ट कर लिया कि जी उनका दावा सही है कि जो उनका एवरेज बल्ब है जो वो 1570 आवर से ज़्यादा ही देता है। उनकी एवरेज क्या है, 1570 आवर से ज़्यादा है। अजीज़ तलबा, अब आपने देखा कि हमने आज के इस लेक्चर के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहला टेस्ट पढ़ा। उस टेस्ट में हमने मीन्स की टेस्टिंग की और वी टेस्टेड द हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइजेस आर लार्ज। ये जहन में रखें, जब सैंपल साइज लार्ज कहा जाता है उससे मुराद क्या है, एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। जब n ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 हो तो फिर हम अदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो भी हम वहाँ पर सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी फार्मूले में चेंज क्या आती है, अदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो फार्मूला क्या बनता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ सिग्मा इज अननोन, इफ सिग्मा इज नोन, देन ऑलवेज यूज जी टेस्ट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा वन अंडर रूट एन, तो ये फार्मूला होता है। और अगर सिग्मा इज अननोन ठीक है,
n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इस बात पे जोर है सारा। सिग्मा अगर अननोन हो फिर n को आपने देखना है कि अब n की साइज क्या है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, देन वी कैन यूज z अगेन। और चूंकि सिग्मा अननोन है तो उसकी जगह पे हमने सैंपल से इंफॉर्मेशन ले ली और ये बन गया। फार्मूला वही है सारा, विच अंडर एच नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विच अंडर एच नॉट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अजीज तलबा यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें सीखी होंगी और कोशिश कीजिए कि टेबल जो आप यूज़ करें एरिया टेबल वो -∞ से +∞ वाला हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने सिंगल सैंपल को हैंडल किया सपोज, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 सैंपल्स के बारे में बात करेंगे कि 2 पॉपुलेशंस हैं, उनसे 2 सैंपल ड्रा किए गए हैं एंड वी वांट टू टेस्ट द इक्वालिटी बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ 2 मीन्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।